हेलो एवरीवन। आज का इम्पोर्टेंट न्यूज ये है कि हाल ही में न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जो कि ये जोहरान मदानी है, उन्होंने एक हैंड रिटेन नोट्स लिखा है जिसमें उन्होंने, ये आपका हैंड रिटेन नोट्स हो गया, जिसमें उन्होंने उमर खालिद को पूरा अपना सपोर्ट दिया है। अब ये पूरी न्यूज क्या है, उमर खालिद कौन है और क्यों उसे दिल्ली राइट के केस में अरेस्ट किया गया है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। देखिए, न्यूज ये है कि हाल ही में जो है न्यूयॉर्क सिटी के मेयर, जो अभी हाल ही में उन्होंने शपथ लिया है, स्वर्न इन हुए हैं, उन्होंने एक हैंड रिटेन नोट्स लिखा है, ठीक है, जिसमें उन्होंने उमर खालिद जो कि दिल्ली राइट केस का आरोपी है, उन्होंने अपना समर्थन दिखाया। नॉट ओनली जोहरान मदानी बल्कि कुछ यूएस के लॉ मेकर्स भी है, उन्होंने भी इंडियन गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा है जिसमें उमर खालिद के अरेस्ट से रिगार्डिंग कुछ कंसर्न रेज किए। ठीक है, तो ये न्यूज है, उस पर हम लोग जो है डिटेल एनालिसिस करते हैं। क्या केस था, क्या दिल्ली राइट था, कैसी कैसी ये सब घटना हुई थी। थोड़ी सी हम लोग बैकग्राउंड की बात कर ले तो उमर खालिद जो था एक जेएनयू का स्टूडेंट एक्टिविस्ट था और रिसर्चर भी था, वहां से रिसर्च कर रहा था जेएनयू से। उसको अरेस्ट दिल्ली पुलिस जो है वो सितंबर 2020 में अरेस्ट करती है। उसके बाद, और अरेस्ट किससे लिंक था, तो ये अरेस्ट था आपका जो दिल्ली राइट केस हुआ था नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, उससे संबंधित था। चार्ज क्या बुक हुए थे, चार्ज उस पे जो है यूएपीए के अंदर और कुछ आईपीसी प्रोविजन के अंदर उसको अरेस्ट किया गया था। एलिगेशन क्या लगाई थी दिल्ली पुलिस ने कि जो सीएए प्रोटेस्ट हो रहा था 2020 में, उस सीएए प्रोटेस्ट में उमर खालिद जाता है और एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी के थ्रू दिल्ली राइट को ऑर्गेनाइज कराता है, जिसकी वजह से दिल्ली राइट कहीं ना कहीं इग्नाइट हुआ। जिसमें क्या है, क्लेम दिल्ली पुलिस क्या करती है कि प्लानिंग एंड मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल, ठीक है, और उसके आधार पे जो है दिल्ली पुलिस उसको सितंबर 2020 में अरेस्ट कर दिया। डिफेंस भी आता है उसके बाद। डिफेंस में क्या कि खालिद डिनाई चार्जेस, जो भी दिल्ली पुलिस ने चार्जेस लगाए थे उसको खालिद डिनाई करता है और ये बोलता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। तो ये सब एक समरी हो गया कि ये चीजों में कैसी कैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट्स हुए थे और उसके एक बैकग्राउंड क्या था। करंट स्टेटस की बात करें तो रेगुलर बेल जो है वो डिनाइड होते जा रहा, अभी तक बेल मिला नहीं है। ठीक है, इसमें और थोड़ी डिटेल में हम लोग आगे देखते हैं कि क्या क्या एक्चुअली केसेस था। हाँ, ये आप लेटर देख सकते हैं। लेटर में क्या था, जैसे मैंने पहले बताया, कुछ तो यूएस लॉ मेकर थे और अभी जो हाल ही में स्वर्न इन हुए हैं, यानी कि हाल ही में शपथ लिया उन्होंने, जो न्यूयॉर्क सिटी के मेयर है जोहरान मदानी, इन्होंने एक लेटर लिखा। हालांकि ये लेटर पर्सनल है, कोई ऑफिशियल लेटर है नहीं, क्योंकि लेटर हेड वगैरह पे है नहीं, पर्सनल एक पेज पे उन्होंने लेटर लिखा। और ये लेटर किसको दिया, तो उमर खालिद के पेरेंट्स हाल ही में यूएस विजिट पे गए थे और सपोर्ट जुटाने ही गए थे यूएस में। उनको जो है उन्होंने जोहरान मदानी से मुलाकात की और फिर जोहरान मदानी ने एक अनऑफिशियल लेटर जो है उमर खालिद के सपोर्ट में लिखा। उसके साथ साथ जो है 8 यूएस लॉ मेकर जो है, इसमें ये सारे नाम इंक्लूडेड है, उन्होंने भी एक लेटर लिखा। किसको, तो वहां के जो हमारे एम्बेसडर है विनय क्वात्रा, उनको भी लिखा और उन्होंने कंसर्न जाहिर किया कि जो 5 साल से प्री ट्रायल डिटेंशन पे है उमर खालिद, उसको कंसर्न रेज करते हुए और प्रॉपर एक कोई चैनल प्रोवाइड करे और प्रॉपर इसका कुछ सॉल्यूशन जो है उन्होंने मांगा और अपना एक कंसर्न जाहिर किया। लेटर जो है, लेटर में यही ये स्टेटमेंट लिखा हुआ था, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। और नीचे जो है लिखा था वी आर ऑल थिंकिंग ऑफ, यानी कि उन्होंने कंसर्न जाहिर किया उमर खालिद को केस को लेकर। देखिए, ये सब चीजें जो है, एक थोड़ा एनालिसिस करते हैं, ये सब चीजें स्टार्ट कहां से होती है। ये चीजें स्टार्ट होती है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीए प्रोटेस्ट को लेकर। ठीक है, अभी प्रोटेस्ट कहां से होती है, देखिए क्या होता है
कि दिसंबर 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास करती है पार्लियामेंट। ठीक है। अब सिटीजनशिप सीएए एक्ट में क्या था? इसमें था कि फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप प्रोवाइड करना है। किसको प्रोवाइड करना है? तो जो नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज है। अब नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज कौन थे? हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन। कहाँ के? ये 3 देश के होने चाहिए। यानी कि सीएए में क्या था कि एक तो फास्ट ट्रैक यानी कि जल्दी से जल्दी सिटीजनशिप इंडिया का दो, और उसमें भी नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी यानी कि ये जितने भी थे रिलीजन के, और वो कहाँ से होने चाहिए? तो सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये 3 देश के नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज को ये सिटीजनशिप देने का एक्ट था। अब जैसे ही एक्ट पास हुआ, उसको लेकर के क्रिटिसिज्म भी चालू हो गया। क्रिटिसिज्म में क्या था कि जो क्रिटिसाइज करते थे वो बोलते थे ये राइट ऑफ इक्वालिटी का हनन है, ये वायलेट करता है। लेकिन सरकार का कहना था कि नहीं, ये जो बाकी नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज है वो जो है वहां पे उनका प्रोसिक्यूशन हो रहा है, तो अगर इंडिया इनको सिटीजनशिप नहीं देगी तो फिर कौन देगा? उसके आधार पे जो है सीए एक्ट को डिजाइन किया गया था। उसके बाद क्या होता है, जब एक्ट पास होता है तो एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट होता है। प्रोटेस्ट चालू हो जाती है, जिसमें अलग अलग स्टूडेंट विंग्स, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और जो मुस्लिम माइनॉरिटी है उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। मेजर जो प्रोटेस्ट हम लोग को देखने को मिलता है वो शाहीन बाग के एरिया में देखने को, ठीक है, जो कि दिल्ली में है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी कैंपस भी था, जैसे जेएनयू, जामिया मिलिया इस्लामिया, ये सब यूनिवर्सिटीज में भी हमको देखने को मिलता है कि बहुत लार्ज स्केल पे प्रोटेस्ट चालू हो जाता है। तो दिल्ली राइट जो है, कहीं ना कहीं उसका आधार बनता है ये जो सीए बिल पेश हुआ, फिर वहां से प्रोटेस्ट जो चालू। तो ये घटना, फिर उसके बाद क्या होता है कि सीए तो पास हो गया 2019 में, फिर आ जाता है उसको लेकर के बहुत सारे प्रोटेस्ट चालू हो जाते हैं। उसी प्रोटेस्ट में क्या होता है कि 23 से 26 फरवरी के बीच ये एक बहुत ही भयानक दिल्ली राइट देखने को मिलता, दंगा हो जाता है। ठीक है। वो दंगा में 53 डेथ्स, 53 लोग मारे जाते हैं। बहुत सारे ऐसे थे जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो जाते हैं। उसके बाद लार्ज स्केल पे प्रॉपर्टी वगैरह डैमेज होती है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि वायलेशन इरप्ट हो जाता है, किसके किसके बीच? जो प्रो सीए थे, जो सीए के समर्थन में है, और जो एंटी सीए बिल था, जो इसके सपोर्ट, जो इसके अगेंस्ट में थे। तो जो इसके सपोर्ट और अगेंस्ट के बीच ही बहुत सारे एक लेकर के टेंशन क्रिएट होता है, और फिर जाकर के दिल्ली राइट होता है 2020 में। ठीक है। तो ये अभी यहां से हम लोग फाउंडेशन देख रहे हैं कैसे उमर खालिद अरेस्ट की होता है। तो अरेस्ट होता है ये जो दिल्ली राइट जो होता है, उसमें उस दिल्ली पुलिस बोलती है कि इसका कंट्रीब्यूशन है, ये सब प्लानिंग करने में उमर खालिद का हाथ। ठीक है। अब ये दिल्ली राइट क्यों होता है? क्योंकि ये प्रोटेस्ट होता सीए के अगेंस्ट दिल्ली में, और फिर जो प्रो सीए और एंटी सीए ग्रुप जो है आपस में भिड़ते हैं और वहां से राइट क्रिएट। ठीक है। उसके बाद क्या होता है आगे, फिर हम लोग टाइमलाइन पढ़े तो ये अब यहाँ पे एंट्री हो जाती है उमर खालिद की। ठीक है। अभी तो प्रोटेस्ट चल रहा था, उमर खालिद बाहर से अपना सपोर्ट कर रहा था, लेकिन जहां मेन ये प्रोटेस्ट हो रहा था वहां एंट्री हो जाती है उमर खालिद की। ठीक है। ये एक, जैसे मैंने बोला, एक स्कॉलर था जेएनयू से। उसके बाद एक तरीके का एक्टिविस्ट भी था, स्टूडेंट इशू वगैरह को उठाता था। अब क्या होता है कि इसकी एंट्री होती है, फिर दिल्ली राइट इरप्ट होता है। पुलिस क्या करती है कि उसको सितंबर 2020 में अरेस्ट करती है। ठीक है। और पुलिस क्या बोलती है, किसके आधार पे अरेस्ट किया? तो पुलिस बोलती है, और जो दिल्ली पुलिस का अपना मानना है, और जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे उन्होंने कोर्ट में क्या कहा कि उमर खालिद ने जो है ये नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स है उसको असम से अलग करने की बात कही थी। यानी कि उसने जो हमारा ये चिकन नेक जो कॉरिडोर है यहाँ से जो बनता है, उसको बोला था कि भाई इसको कट कर दो, तब जाकर के सरकार मानेगी और सीए बिल को वापस लेगी। ठीक है।
फिर एडिशनल देखे तो ये जो टुकड़े टुकड़े जो नारे लगे थे 2016 जेएनयू का इंसिडेंस हुआ था, उसमें भी जो है ये उमर खालिद का अपीयरेंस था। तो ये भी स्टेटमेंट जो है कोर्ट में दिल्ली पुलिस देती है। उसके बाद दिल्ली पुलिस का ये मानना था कि भाई ये कहीं ना कहीं हमारे कंट्री को अंडरमाइन करना है, और कंट्री के सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ ये बयान था उमर खालिद का, जिसकी वजह से इसको दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया अंडर यूएपी। ठीक है, तो ये सब घटना आप समझ रहे हैं कैसे कैसे टाइमलाइन बढ़ते जाता है। अरेस्ट और चार्ज में क्या था, 2020 में अरेस्ट करती है सितंबर में। चार्ज क्या क्या इन्वोक किए गए, तो चार्ज यूएपीए इन्वोक किए गए। अब यूपीए क्या होता है, मैं आने वाले स्लाइड में बता दूंगा डिटेल में कि यूएपीए एक्चुअली है क्या ये लॉ। और कुछ आईपीसी के सेक्शंस थे जिसमें राइटिंग, कॉन्स्पिरेसी और कुछ सिडिशन चार्ज भी लगाए गए थे, उसके अंदर उमर खालिद अरेस्ट होता है। पुलिस एलिगेशंस भी लगाती है। क्या एलिगेशंस है कि जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी हुआ था जिसके थ्रू ये पूरे राइट्स हुए थे दिल्ली में, उसका हाथ पूरी तरह से उमर खालिद का उसमें हाथ था। और कॉन्स्पिरेसी में क्या हुआ था कि ये वायलेंस को इंसाइट किया था, मोबिलाइज किया था प्रोटेस्टर को, और बहुत सारे ऐसे प्रोवोगेटिव यानी उकसाने वाले स्पीचेस दिए थे, कट्टर स्पीचेस, जिसकी वजह से ये दिल्ली राइट जो है भड़का। और ये सब इंसिडेंट्स हुआ था, मुझे आज भी याद है उस समय जो है ये दिल्ली राइट कब हुआ था, जब यूएस प्रेसिडेंट थे वो विजिट पे थे, इंडिया आए हुए थे। इधर हैदराबाद हाउस में जो भी था डेलीगेशंस मीटिंग कर रही थी, और यहाँ पे जो है दिल्ली वायलेंस चल रहा था। तो ये जो भी कारण थे उस पे बेस्ड दिल्ली पुलिस ने ये सारे एलिगेशंस लगा करके और उमर खालिद के अगेंस्ट यूएपीए एक्ट के थ्रू केस रजिस्टर किया। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर दिल्ली पुलिस ने एविडेंसेस क्या दिए, जब कोर्ट ने उनसे एविडेंसेस के बारे में पूछा तो उन्होंने एक तो विटनेस स्टेटमेंट की वहां जो थे विटनेस के तौर पे उनका स्टेटमेंट लिया, बहुत सारे कॉल रिकॉर्ड्स को खंगाले गए। और उसके बाद क्या है कि जो प्रोटेस्ट में मीटिंग हुआ था उसमें भी उमर खालिद का पार्टिसिपेशन दिखा था। इसके हिसाब से और एविडेंस से पुलिस ने ये कोर्ट में पेश किया और बोला कि इसके जो है ये आरोपी है। जब ये पुलिस ने आरोप लगाया और यूओपी एक्ट के अंदर उसे बुक किया, तो फिर उमर खालिद का भी डिफेंस आता है। उसके जो डिफेंस में खालिद ने पूरे चार्जेस को डिनाई किया। उसने बोला कि नहीं, मैंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं दिए जिससे कि दिल्ली राइट को इग्नाइट किया जा सके, दिल्ली राइट जो एक्सपार्क हुआ, दिल्ली राइट हुई। उसका आर्गुमेंट क्या था कि हम लोग जो है सीए के अगेंस्ट पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरा उसने क्या दिया कि कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है मेरे अगेंस्ट, जो दिल्ली पुलिस है और गवर्नमेंट जो है फैब्रिकेट कर रही है मेरे अगेंस्ट। उसके बाद तीसरा उसने बोला कि जो विटनेस है वो अनरिलायबल, जो दिल्ली पुलिस ने विटनेस का स्टेटमेंट लिया उसने अनरिलायबल करके उसको झुठला दिया। ठीक है, और क्लेम ये किया कि ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है मेरे अगेंस्ट, इसलिए ये इसको मैं जो भी पुलिस ने जो है उस पर आरोप लगाया तो उसको मैं गलत बताता हूँ। तो ये तो पुलिस का एविडेंस हो गया, पुलिस द्वारा लगाए गए आरोप हो गए, और उसके डिफेंस में ये पॉइंट जो है उमर खालिद ने अपना मेंशन किया था। अब बात आती है कि अगर कुछ भी हुआ तो ह्यूमन राइट्स जो है ये जरूर कूदेगा इस मैटर में। तो ह्यूमन राइट्स कूदा भी। कूदा तो क्या हुआ कि कुछ कंसर्न भी रेज हुए हैं और कुछ लीगल डिबेट्स भी हुई है कि क्या यूएपीए के अंडर उमर खालिद को बुक करना, और यूएपीए जो है वो एक्ट जो बना था वो क्या अभी उचित है अभी के समय में, तो उस पर कुछ लीगल डिबेट्स भी है। कंसर्न ये है कि यूएपीए के अंदर जो है अगर आप केस रजिस्टर्ड करती है कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी, तो वो लंबे समय तक जो है बिना ट्रायल के उसको जेल में रखा जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये कंसर्न रेज किया जाता है कि अगर कोई प्रोटेस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज हो रही उसमें क्या यूएपीए एक्ट, यूएपीए लॉ लगाना क्या उचित है। इस पे भी लीगल डिबेट अभी चल रहा है।
इम्पैक्ट की बात ये होती है कि अगर आप कोई भी प्रोटेस्ट है, उस प्रोटेस्ट में अगर आप यूएपीए एक्ट के थ्रू किसी को गिरफ्तार करके रख लेते हैं तो सिंपल सिंपल जो है ये मेन हमारे फंडामेंटल राइट जो है उसका हनन होता है। किससे? तो मेन अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 और राइट ऑफ पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 ये कहीं ना कहीं वायलेट होता है। तो इस पे भी एक डिबेट चल रहा है। सपोर्टर्स आर्गू क्या देते हैं कि जो डिसेंट है यानी कि का विरोध सरकार का विरोध करना कहीं से भी टेररिज्म नहीं हो सकता। ठीक है। तो ये जो है ये जो भी लीगल डिबेट चल रहे हैं उनके सपोर्ट में जो भी है कि भाई अगर हम सरकार का असमर्थन करते इसका मतलब टेररिज्म नहीं है। उसके बाद कहीं ना कहीं बेल शुड बी रूल, बेल मिलना चाहिए। डेल जेल शुड बी एक्सेप्शन यानी कि जेल बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो तब जेल हो, अदरवाइज बेल शुड बी प्रिवेल। तो ये जो यूएपीए के अगेंस्ट है वो अपना आर्गू देते हैं कि भाई यूएपीए जो है प्रोटेस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज में तो कम से कम गवर्नमेंट के द्वारा नहीं लगानी चाहिए। उसके बाद फिर अपना स्टेट का भी एक आर्गुमेंट है। उसका आर्गुमेंट क्या है कि अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है उस प्रोटेस्ट में, पब्लिक ऑर्डर जस्टिफाई होती है, तो कहीं ना कहीं ये यूएपी एक्ट लगाना जरूरी बन जाता है। तो ये तो हमने थोड़ा देख लिया क्या लीगल डिबेट्स चल रहे हैं इसके ऊपर कि यूएपी एक्ट लगाना नहीं लगाना ये क्या उचित है या नहीं है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या था? आगे यही जुडिशियल प्रोसीडिंग की बात होती है। यूएपी एक्ट के तहत अगर आप करोगे तो बेल जो है एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाती है, बेल मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। ठीक है। उसके बाद ट्रायल जो है वो स्लो है, गारंटी लिमिटेड एंट्री बेल डिनाइड, ये सब यूएपी एक्ट जहां लगा वहां ये सब चीजें थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती। फिर बात आती है कि उमर खालिद पे बहुत सारे ऐसे भी आते हैं कि उसको बेल नहीं मिल रहा वगैरह वगैरह ये सब चीजें। तो ये कुछ टाइमलाइन मैंने दे रखा है कि उसको कितनी बार बेल रिजेक्ट हुआ। पहले तो फर्स्ट बेल रिजेक्ट हुआ ट्रायल कोर्ट के द्वारा, सेकंड भी रिजेक्ट हुआ ट्रायल कोर्ट, थर्ड भी ट्रायल कोर्ट, फिर इसके बाद ये मैटर आ जाती है हाई कोर्ट। फिर फोर्थ जो है हाई कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया फर्स्ट बेल को। फिर हाई कोर्ट में जो गया था वो सेकंड बेल भी रिजेक्ट हो गया सितंबर 2025 में। फिर ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाता है बेल पिटीशन। तो जैसे ही बेल पिटीशन जाता है सुप्रीम कोर्ट में और फाइनल डेट डिसाइड होता है कि इस दिन जो है वो हियरिंग होगी, तब तक उमर खालिद के जो लॉयर होते हैं वो केस वापस ले लेते हैं जिसकी वजह से उसका बेल का जो हियरिंग नहीं हो पाता। लेकिन हाल फिलहाल में ही उसको एक इंटरिम बिल मिला है, अंतरिम जमानत। ये रेगुलर बेल नहीं होता है, ये कोई फंक्शन हो या आपको कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हो फैमिली के लिए तब ये इंटरिम बेल दिया जाता है। तो फैमिली वेडिंग के लिए इंटरिम बेल तो मिला है, लेकिन एक जो रेगुलर बेल होता है वो अभी नहीं मिला है। तो इस हिसाब से देखें तो 5 बार जो है बेल रिजेक्ट हो गया है, इंक्लूडिंग ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट। और एक बार जो है खुद उमर खालिद के जो लॉयर है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जब हियरिंग थी तो केस वापस ले लिया था। तो ये एक टाइम नहीं हो गया। फिर उसके बाद तो ये हमने जो भी अभी तक देखा कि केस क्या था, कहाँ से ये चीजें इरप्ट हुई थी, कहाँ से ये चीजें स्टार्ट हुई थी, कैसे कैसे ट्रायल चला, दिल्ली पुलिस के क्या एलिगेशन थे, उसके डिफेंस में उमर खालिद का क्या कहना है, ये सब चीजें हमने पूरी डिटेल जानी। अब थोड़ा मैंने उधर बोला था कि यूएपीए एक्ट के बारे में थोड़ा ही आपको बता देता हूँ। ठीक है। तो यूएपीए एक्ट क्या होता है? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जो कि 1967 में इनैक्ट हुआ था। ये क्या करता है कि वैसे लोगों के अगेंस्ट होता है, रजिस्टर किया जाता है जो कि हमारे देश के सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को थ्रेट करते हैं। ठीक है। ये एक स्ट्रिक्ट एंटी टेरर लॉ है जो डील करता है टेररिज्म एंड अनलॉफुल एक्टिविटी, ये दोनों को डील करता है। अगर उसके अगेंस्ट कुछ हुआ तो फिर ये यूएपीए जो एक्ट इन्वोक हो जाता है। कुछ और इसके बारे में की पॉइंट की बात करें तो ये जो है अंडर यूएपी एक्ट 1967 गवर्नमेंट जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एज ए टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर कर सकती है।
उसके बाद इसमें जो है बिना चार्जशीट फाइल किए लार्जर डिटेंशन हो सकता है, यानी कि लंबे समय तक जेल में रखा जा सकता है जो भी गिल्टी है। उसके बाद बेल मिलना काफी डिफिकल्ट होता है। ये कवर क्या क्या करता है, तो टेररिज्म, फंडिंग ऑफ टेरर, कॉन्स्पिरेसी और उससे रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी जो इसको सपोर्ट करते हैं, ये सब इस बिल में, इस लॉ में कवर्ड है। इसमें इंडिविजुअल, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं, कोई इंडिविजुअल को भी एज ए टेररिस्ट ग्रुप इसमें घोषित किया जा सकता। पहले जो था वो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन को एक टेररिस्ट ग्रुप घोषित किया जा सकता था, लेकिन 2019 के अमेंडमेंट के बाद इसमें इंडिविजुअल को भी इंक्लूड किया जा सकता है कि कोई एक इंडिविजुअल को भी हम लोग एज ए टेररिस्ट ग्रुप घोषित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अबाउट यूएपीए है। अब बात ये आती है कि फाइनल क्या होना चाहिए, ये लेटर जो लिखा है उसके क्या मायने हैं, उसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। तो सिंपल ये है कि ये केस कहाँ लाई करता है। ये केस आपका लाई करता है, एक साइड आप यहाँ पे देख लो, एक लाइन खींच लो। ओके, जस्ट 1 मिनट मैं इसको समझाता हूँ कि ये केस जो है आपका कहाँ टिकता है। दो चीजें, एक तो यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी की बात हो रही है, फिर सिविल लिबर्टीज की बात हो रही है, फिर प्रोटेस्ट राइट्स की बात हो रही है, और जुडिशियल प्रोसेस की बात हो रही है। चार चीजों पे ये जो है एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि भाई नेशनल सिक्योरिटी की बात जरूर होगी इसमें। सिविल लिबर्टीज, एक इंडिविजुअल की सिविल सिविल लिबर्टीज क्या है, उसके बाद एक इंडिविजुअल की प्रोटेस्ट राइट क्या है, और जो जुडिशियल प्रोसेस है वो कैसा इस केस पे काम कर रही है। ठीक है, उसके बाद जो है फिर ये देखना होगा, वाइल स्टेट एम्फसाइज कॉन्स्पिरेसी, और फिर स्टेट भी जो है पब्लिक ऑर्डर पे एम्फसाइज कर रही है। उसके बाद प्रोलॉन्ग डिटेंशन पे भी जो है क्रिटिक बात कर रहा है। फिर फाइनल कंक्लूजन यही निकलता है कि ट्रायल जो है इम्प्लीकेशन जरूर जनरेट करेगा, फ्री स्पीच, डिसेंट और अप्लीकेशन ऑफ एंटी टेरर लॉ। इस पे एक डिबेट होना चाहिए कि भाई फ्री स्पीच एक्चुअली में है क्या। उसके बाद गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर कोई डिसेंट होता है तो उस पे गवर्नमेंट को क्या यूएपीए लगाना उचित है, या अप्लीकेशन ऑफ एंटी टेरर लॉ जो यूएपीए एक्ट में उसमें संशोधन की कुछ जरूरत है। तो ये सब चीजें जो है ये डिबेटेबल है, इस पे चर्चा होनी चाहिए, और एक फाइनल कंक्लूजन निकलना चाहिए कि क्या ये सब चीजें जो है यूएपीए के अंदर आएगा। क्या प्रोटेस्ट करना, यूए सरकार के अगेंस्ट कोई बात करना, क्या यूएपीए आएगा। लेकिन एज ए इंडिविजुअल भी हमको सोचना होगा कि क्या स्टेट को या हमारे कंट्री के सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी और जो सिक्योरिटी है उसको थ्रेट करना क्या उचित है। ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है, और हमें लगता है कि जो कोर्ट है उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है, वो पूरी तरह से कैपेबल है सुप्रीम कोर्ट कि इस पे अपना फैसला ले सकती है। ठीक है, तो हमें फैसले का इंतजार करना चाहिए, क्या सही है, क्या उचित, कौन गलत, कौन सही, इस पे हम लोगों को कोर्ट पे ही फैसला छोड़ देना चाहिए। इस तरह से हमने पूरे केस को डिस्कशन किया पूरे डिटेल में। होप आप लोग को पसंद आया होगा। इफ यू लाइक देन चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फिर लाइक भी कीजिए। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।